अब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ चार्ज रोटेटिंग बॉडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई चार्ज बॉडी है वो रोटेट हो रही है, उसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है ना, क्लियर है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ चार्ज रोटेटिंग बॉडी, कोई चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, रिंग हो सकता है, एक डिस्क हो सकता है, ठीक है, एक स्फीयर हो सकता है, 3 चीज़ें होती है रोटेटिंग होने वाली। ठीक है, अब वो रिंग और डिस्क तो समझ में आ रही है, ये बॉडी जो है स्फीयर वाली, तो जब स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर में 2 टाइप का लेंगे, एक कंडक्टिंग लेंगे, एक नॉन कंडक्टिंग लेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो m/l की इक्वल टू क्या होगा, q/2m, वहाँ पे e/2m आया था, डायरेक्शन सेम होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के लिए निकाल रहे हैं तो। ठीक है, एक अपन ने फार्मूला रोटेशनल मोशन में पढ़ा है, L = I⍵। ठीक है, I क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होंगे। ओमेगा क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी होता था। ठीक है ना, तो हमको इसी के बेस पे अलग अलग केसेस का लेना। पहले केस में हम लोग रिंग लेंगे, दूसरे केस में हम लोग डिस्क लेंगे, तीसरे केस में हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लेंगे, फिर हम लोग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे। बेसिकली अपने को 4 लेना है, सबकी चारों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सबका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग को एक टेबुलर फॉर्म में भी बताएंगे। पहले एक एक केस करके रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं केस फर्स्ट लेके। तो हम लोग पहला केस ले रहे हैं रिंग का। ठीक है ना, रिंग अपन ने मान ली कोई रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है r, इस पर चार्ज दिया गया, मान लो q चार्ज दिया गया, पॉजिटिव चार्ज दिया है। इस रिंग का मास मान लिया m है। ठीक है ना, m क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखना कि m इज़ द मास ऑफ रिंग है। ठीक है ना, मास ऑफ रिंग, और r क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ रिंग है। अब इसमें ये क्या है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है, तो घूमने पे अपने फार्मूला क्या था, m/l का q/m। ठीक है, l की वैल्यू क्या होगी, I⍵। I क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना होता था घूमने एक्सिस पे, mr²। आप देख लेना, रोटेशनल मोशन में बताया गया था। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, mr² ओमेगा, इसलिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी, q/m इंटू L। L इधर ले आया, L की जगह रख दिया mr² ओमेगा, M से M कट गया तो क्या बचा, 2 बचा यहाँ पे, तो 1/2 q⍵r²। ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो अपने को 2 पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ठीक है, अब के सेकेंड में हम लोग डिस्क का लेंगे, तब तक आप रिंग का नोट कर लीजिए, फिर डिस्क का भी बता देते हैं। अब हम लोग के सेकेंड ले रहे हैं रिंग का। रिंग का लिया था, आप किसका लेंगे, डिस्क का ले रहे हैं, है ना। कोई मान लिया डिस्क है, कोई तस्तरी टाइप की है, उस पर पूरा चार्ज क्यू दिया हुआ है, मास m है। ठीक है, फार्मूला अपना वही, m/l की वैल्यू q/2m, l की वैल्यू I⍵। अब इसमें I कितना होगा डिस्क का, डिस्क का जो I होता था वो mr²/2 होता था। देखिएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, /2, ये क्या आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो L की जगह जब रखेंगे q/2m, ये वैल्यू रखा है यहाँ पे, तो इंटू mr²⍵/2। देखो m से m कैंसिल, तो इसमें जब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया, डिस्क आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगले हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का बताएंगे, फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, नोट करिए इसको। तीसरा केस ले रहे हैं हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, और एक लेंगे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का। तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या अंतर होता है, पहले ये समझ लो अच्छे से। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होगा जब उसको कोई चार्ज देंगे तो पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अगर कंडक्टिंग होगा तो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये अंतर होता है नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में। नॉन कंडक्टिंग का मतलब चार्ज इज गिवन टू द स्फीयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, while in conducting sphere charge is given to the sphere is distributed over the surface only, no charge remain inside। ठीक है, इसमें चार्ज अंदर भी होगा।
ठीक है। अब इस केस में फार्मूला वही अपने पास, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I की वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल m जानबूझ के हम लोग ले रहे हैं कि कैपिटल M से आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे L की वैल्यू I ओमेगा, I की वैल्यू, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, L की वैल्यू आ गई। इसलिए M कितना आएगा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, M इक्वल टू Q/2m इंटू 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ये देखो 2 से 2 गया, ये M से M गया, ठीक है। अब M क्या है, इसमें क्या निकलेगा 1/5 क्या आ जाएगा QR स्क्वायर ओमेगा, या फिर जैसे अपन याद करते आ रहे हैं ओमेगा R स्क्वायर। अब यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, R क्या है, रेडियस है, M क्या था, मास था। तो मास का इसमें कोई रोल आया नहीं, चार्जेस पे आए हैं, ठीक है। ये आपका आ गया नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं केस चौथे में, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में। बस इसमें अंतर बताया था आपको, क्या होगा, चार्ज थ्रू आउट द स्फीयर नहीं होगा बल्कि ओवर द सरफेस होगा, ठीक है। इसका I की वैल्यू क्या होगी 2/3 mr स्क्वायर, ठीक। रख दिया I की वैल्यू 2/3 mr स्क्वायर, तो L की वैल्यू आ गई इससे। फिर M की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कटा, M से M गया, तो 1/3 Q ओमेगा R स्क्वायर। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने चारों का निकाला। चारों का एक टेबुलर फॉर्म भी बना लेंगे उससे, ताकि अपने को याद हो जाए कि चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आता बल्कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे मैग्नेटिज्म पार्ट में थ्योरेटिकली ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकली पार्ट कम बनता है, जहाँ पे न्यूमेरिकल बनेंगे हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे थ्योरेटिकल है वहाँ पे पॉइंट्स बताएंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। फिलहाल के इसको नोट करिए, फिर अपना एक पूरा एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं, उसको हो जाएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये चीज़। तो हम लोगों ने जितनी ज्योमेट्री बताई है उसके हिसाब से अपन एक टेबुलर फॉर्म बना लिया, ताकि आपको एक चार्ट में तौर पे याद रहे, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री कौन सी ली थी अपन ने, रिंग लिया था। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकाला था 1/2 Q ओमेगा R स्क्वायर। Q क्या है, चार्ज, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, R क्या है, रेडियस है, ऊपर भी लिखा हुआ है। दूसरा डिस्क का निकाला था, इसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/2 mr स्क्वायर। इसका क्या निकला था मैग्नेटिक मोमेंट 1/4 Q ओमेगा R स्क्वायर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का क्या निकला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा 1/5 Q ओमेगा R स्क्वायर। अब सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो या स्फेरिकल सेल हो, तीनों के लिए बता रहे हैं। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल, कुछ भी दे दे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 1/3 Q ओमेगा R स्क्वायर। ये सब चीज़ें आपको एटॉमिक मैग्नेटिज्म में, यानी कि रोटेटिंग चार्ज बॉडी का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट 3 चीज़ों का पढ़ रखा है। बार मैग्नेट का पढ़ा था पहले, फिर उसके बाद लूप का, करंट कैरिंग लूप का पढ़ा था। अब दूसरा पढ़ा है हम लोग ने, तीसरा थर्ड वाला, कि चार्ज बॉडी हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हों, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा। ये जो दोनों वीडियोज़ हैं आज वाले, इसमें आपको पूरा एटॉमिक मैग्नेटिज्म का पार्ट क्लियर किया है। अगले जो वीडियो हम लोग जो लेंगे उसमें चार्ज बॉडी की वजह से, चार्ज पार्टिकल की वजह से कितना फोर्स लगेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होगी, उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फोर्स, दो चार्ज अगर चल रहे हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा, ठीक है, उस फोर्सेस के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अब देखो, इसी में आगे हम लोग
एक आर्टिकल है छोटा सा और चार्जेस के बीच का पढ़ना है, ठीक है ना। रोटेटिंग बॉडी वगैरह सबका हो गया था। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू निगेटिव चार्ज, यानी कोई चार्ज निगेटिव है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो अपन एक चार्ज पार्टिकल मान लिया Q है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। हमको इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। ध्यान से समझ में आ रही चीज़ कि चार्ज ये है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमको ये कोई P पॉइंट है उस पर हमको r डिस्टेंस पर है, तो r की डायरेक्शन किधर होगी, चार्ज से P पॉइंट की तरफ, ये ध्यान रखिएगा ना वेक्टर फॉर्म में। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई और r की डायरेक्शन ये हो गई, P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। अच्छा, बायो सेवर्ट लॉ से क्या होता था, B = μ0/4πI dl × r/r क्यों होता था, वेक्टर फॉर्म होता था ये बायो सेवर्ट लॉ का, ठीक है। तो μ0/4πI की वैल्यू क्या होगी, करंट कितनी कॉन्स्टिट्यूट होगी, Q/T, ठीक है, चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T dl × r। अब इसमें देखो ये जो dl है और अपॉन t है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो dl × r था तो v × r हो गया, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। यानी b की डायरेक्शन v और r के परपेंडिकुलर होगी, वेलोसिटी इधर r इधर, यानी कि थंब के लॉन्ग, यानी कि बाहर की तरफ किसकी डायरेक्शन होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये b की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, v की तरफ चले, r की तरफ बेंड किया, थंब के बाहर बता रहा। अच्छा, इनके अगर देखो v × r क्या लिख सकते हैं, vr sin थीटा, तो vr sin थीटा लिखा, तो qvr sin थीटा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से एक r से r कट गया तो क्या बचा, p पॉइंट पर, vp का मतलब क्या हुआ, ब्लड प्रेशर नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट p पर, ठीक। μ0/4π qv sin θ/r², ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड वेक्टर r के बीच का एंगल है, यानी v इधर है r इधर है, ठीक, इनके बीच का एंगल। अब जो भी एंगल होगा उसके हिसाब से अपन रख सकते हैं और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसके बेस पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग को एक क्वेश्चन है, इफ़ ए चार्ज पार्टिकल Q मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन मैग्नेटिक फील्ड, या फील्ड लिखा है, मैग्नेटिक पढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, प्रोड्यूस एट द सेंटर विल बी। सर्कुलर पाथ है तो इस तरीके से पाथ हो गया अपने पास, ठीक है। इस पाथ पे कोई चार्ज पार्टिकल Q जो है वो घूम रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, मान लो O, इससे इसकी रेडियस कितनी मान ली r, ठीक है। जब ये घूमेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इसके टेंजेंट में ही होगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। तो देखा जाए तो r और v के बीच एंगल कितना बनेगा, देखो अब ये Q चार्ज है, r की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ हो गई, एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, r और v के बीच में, ठीक है ना। क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। इस पर कितना आएगा सेंटर पे, तो सेंटर पे निकालना है। फार्मूला क्या था अपने पास, QV sin θ/r², तो μ0/4π QV sin 90 डिग्री एंगल बन रहा है अपॉन r², sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो डायरेक्ट आ गया QV/r²। इसका एक दूसरा मेथड भी जो हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, करंट व कैरिंग लूप की वजह से, जैसे करंट सर्कुलर में बह रही है, तो जैसे मान लीजिए I करंट है, ये V वेलोसिटी इधर है तो करंट इधर होगी, चाहे इधर होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है। तो μ0I/2r होता था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप पर। अब I की वैल्यू क्या होगी, Q/T/2r, T को नीचे ले आए। अब ये T क्या है, पूरा एक राउंड का टाइम पीरियड, तो T की जगह क्या रख सकते हैं, जब T नीचे लाएंगे तो T की जगह क्या रख दिया, 2πr/v ऊपर चला गया, तो देखो ऊपर QV आ गया, नीचे 2r और 2πr आ गया। और ये T कैसे निकल, ज़्यादा हो तो T = यहाँ पे लिख लीजिए आप, ज़्यादा दिक्कत हो तो 2πr/वेलोसिटी टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ देखो तो कितना हो गया, 4πr², ऊपर क्या आ गया
क्यू वी, तो कितना आ जाएगा सेंटर पे यानी ओ पॉइंट पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी बाई आर स्क्वायर। देखो ये फार्मूला सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तुम सोचिए यहाँ पे यार कंफ्यूज नहीं होना है। आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी जो परपेंडिकुलर फील्ड में ट्रांसवर्स में था, उसमें बी क्या था, एक्सटर्नल फील्ड थी। तो ये वाला आर नहीं है यहाँ पे, आर क्या है, रेडियस है, ये ध्यान रखना। तो इससे मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना। ये देखो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम हो गए। ठीक है, इतने वीडियो में सब बताया। अगले वीडियो में हम लोग फोर्स बिटवीन टू पैरेलल चार्जेस कितना लगेगा, अगर दो चार्जेस चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं, तो कितना फोर्स लगेगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आगे वीडियो तक में इतना ही, नोट कर लीजिए। थैंक यू।